नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान चीन की सीमा पर अभी गर्मा गर्मी बनी हुई है, तनातनी बनी हुई है। विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। किस तरह से ये मामला शांत होगा, भारत सरकार लगातार अपनी कोशिश कर रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, मिलिट्री लेवल पर भी, लेकिन अभी तक मामला ठंडा नहीं हुआ है। देश के अंदर भी इस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे बेहद खास मेहमान हैं जिनका रिश्ता भारत चीन सीमा से लगातार रहा है। हिंदुस्तान के जनरल, आर्मी चीफ रहे जनरल जे जे सिंह साहब का हिंदुस्तान चीन पर बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है। आमतौर पर उन्हें सोल्जर्स जनरल कहा जाता है और आर्मी के सर्कल में उन्हें जनरल जे विद रेस्पेक्ट, विद प्यार कहा जाता है। जनरल जे सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार, धन्यवाद। आपने वक्त निकाला सत्य हिंदी के लिए, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सर, भारत चीन सीमा को लेकर जनरल जे सिंह का जो साथ है, जो संबंध है, वो बहुत लंबा है। बल्कि यूँ कहें, जब आपने आर्मी ज्वाइन किया 1961 में, 62 में, और आप एनडीए के कैडेट बने, तब ही भारत चीन सीमा विवाद शुरू हुआ था। और उस समय जो कैडेट थे जनरल जे सिंह, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद आपने हिंदुस्तान चीन सीमा पर काफ़ी कुछ रिसर्च किया, थीसिस लिखी, और सेना में रहकर भी आपने इस पर बहुत काम किया। और इसके साथ साथ अरुणाचल के जब राज्यपाल रहे तब भी इस पर बहुत सारी बातें हुई। इसलिए आपसे बात करना बेहद सुकून वाली बात है और जानकारी के लिए। सर, इस समय जो स्थिति है भारत चीन सीमा पर, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? त्रिवेदी जी, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और चीन ऐतिहासिक तौर पे कभी पड़ोसी नहीं थे। हम दोनों देशों के बीच में एक राज्य था जिसको तिब्बत बोलते हैं। तो तिब्बत अभी नहीं रहा, तिब्बत चाइना का हिस्सा बन गया है और इसलिए चाइना हमारा पड़ोसी बना। हमारी जो सीमा है जो तिब्बत के साथ थी अंग्रेजों के ज़माने की, वो सीमा ज़मीन पर ना तो मार्क की गई थी, ना नक्शों पे भी ठीक से मार्क की गई थी। इसलिए जब हम आज़ाद हुए और चीन भी 49 में रिपब्लिक बना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो दोनों के पास कोई ऐसा मैप नहीं था जिसमें कि ये सीमा मार्क हो। तो हिंदुस्तान ने अपने इतिहास के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक, ट्रेडिशन, कल्चर के मुताबिक, ट्रेड वगैरह सब देखते हुए, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य था, वो उसकी जो सीमा थी उसके मुताबिक हमने अपनी रेखा बनाई, जो कि इंडिया का बॉर्डर बना और नेपाल तक वो लाइन बना दी गई। अब कहने का मतलब ये है कि 1954 से पहले कोई लाइन नहीं थी। चीन ने अपने नक्शे निकाले 1956 में, जिसमें इस एरिया में अक्साई चीन का जो इलाका है उसमें दोनों पक्षों का क्लेम बना। तो हिंदुस्तान को चीन ने ये कहा ये पुराने नक्शे हैं, कुमनटैंग चाइना के टाइम के, इसलिए हम नए नक्शे बनाएंगे, उसमें करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब उन्होंने नए नक्शे बनाए तो वो उसी को बरकरार रखते हुए अपनी सीमा रखी। उसके अलावा वो 1956 में हुआ, उसके अलावा 1960 में उन्होंने नक्शे निकाले, उसमें भी जो उन्होंने क्लेम लाइन बनाई वो और पश्चिम की तरफ कर दी। इसका कारण है पश्चिम की तरफ क्यों सीमा करी, ये उनकी एक बहुत अहम सड़क है जो जिनजियांग प्रोविंस को लद्दाख, उनका जो ये तिब्बत का जो प्रोविंस है, इसको जोड़ने के लिए ये सड़क बनी है और इसकी बड़ी अहमियत है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो वो सड़क को काबू करने के लिए उन्होंने अपनी सीमा और पश्चिम की तरफ कर दी ताकि उनको इस सड़क के ऊपर परेशानी ना हो और हिंदुस्तान को थोड़ा दूर रखा जाए।
जी। ये है बुनियादी असूल। इसके ऊपर हिंदुस्तान ने कहा आपने हमारे एरिया में ये सड़क बनाई और सीमा भी अपने आप ही यूनिलैटरली इसको और पश्चिम की तरफ कर दी। जी। अभी ये है कि इसके कारण 62 की जो युद्ध हुआ था वो इस सड़क के कारण हुआ था कि आपने हमारे एरिया में घुसपैठ कर लिया है। और मैं कहता हूं कि अभी हालात वही हैं। उसी सीमा को उन्होंने 1962 के लड़ाई में और पश्चिम की तरफ कर दी, और अब भी जो उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भी और पश्चिम की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जब ये कहते हैं कि अभी सरकारें कहती रही हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे आप कह रहे हैं LAC, उसमें डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, तो ये डिफरेंस ऑफ परसेप्शन क्या होता है? मुझे तो समझ नहीं आता क्या बात है। देखिए, उन्होंने अपनी रेखा जो बनाई, कहीं जमीन पे मार्क तो है नहीं, उन्होंने 1962 के युद्ध के बाद अपनी फौज पीछे ले गए, लेकिन कुछ हद तक पर अपना हक जमाते रहे। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश की साइड में पूरा मैकमोहन लाइन से पीछे चले गए वो लोग, लेकिन थोड़ा सा एरिया जो उन्होंने काबू में रखा। लेकिन यहाँ पर जो वो पीछे जाते वक्त उन्होंने एरिया जो काबू में रखा, उसी को देखते हुए हमारी फौजों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन बनाई, और ये नक्शों में भी अभी मार्क्ड है, दुनिया के इंटरनेशनल मैप्स में भी मार्क्ड है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा एरिया क्लेम्ड बाय चाइना की एक लाइन बनाई हुई है। अब चाइना को अगर उससे आपत्ति थी, उन्होंने उसको खड़ा करना चाहिए कि ये गलत है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करते रहे। साथ में हमारे लोगों ने भी अपनी पेट्रोल को सीमित रखा उस लाइन तक जहां तक कि चाइनीज का क्लेम है, उससे आगे हम लोग नहीं बढ़े। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो उनकी ही रेखा थी उससे भी वो आगे आना चाहते हैं। तो ये तो एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी, तो हमें कबूल नहीं है। आज के हिंदुस्तान, न्यू इंडिया को ये कबूल नहीं है। हम कहते हैं जो LAC है उसको, उसके ऊपर आप बरकरार रहिए, और हम वार्तालाप करेंगे कि बाउंड्री का फैसला जब होगा सो होगा। अभी LAC को हम मानेंगे और शांति, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक काम करेंगे। तो चाइना ने सारी एग्रीमेंट को उल्ट कर दिया। 93 की एग्रीमेंट है, 96 की है, 2005 की है, 2013 की है। तो चारों को उन्होंने रद्द करते हुए ये कार्रवाई की जो अभी आप देख रहे हैं। वो गलवान एरिया में है, नमचौक एरिया में है, पंगोंग सो में है, और ईस्ट में नाकुला एरिया में। जी, लेकिन आज क्या स्टेटस क्या है? क्योंकि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर भी विवाद चल रहा है, खासतौर से पॉलिटिकल लेवल पर, वो ये है कि चीन की सेना जो है अंदर घुस आई है हमारी सीमा में, या LAC जो भी आप कहते हैं, और भारत सरकार ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि न कोई घुसा है और न कोई कब्जा किया गया है। तो क्या प्रेजेंट स्टेटस क्या है? असलियत ये है कि चीन ने कोशिश की कि अपनी ही बनाई हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सीमा है उसको पार करके ऐसे 2-4 जगह पे अपना अख्तियार जमाए, जहां से वो अपने हिंदुस्तान के जो एरिया है उसके ऊपर निगरानी रख सके, उसके ऊपर डोमिनेशन कर सके। और उसको, अगर हमारी जैसे नई सड़क बनाई है हमने दौलत बेग ओल्दी को ज्वाइन करने के लिए, उसके साथ अगर दखल करना है तो दखल भी कर सकते हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन रोज के दिन करेंगे। तो ऐसी कुछ चोटियां हैं जिनको उन्होंने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उसी पे ये जो मसला बहुत बिगड़ गया, और 15 और 16 को जो हुआ इसी महीने में, 15-16 जून। उसमें बहुत नुकसान हुआ। हमारा तो 20 शहीद हुए, एक कर्नल साहब, और 19, पर उनके तो 40 के आसपास बोल रहे हैं मारे गए। तो इसलिए उसको सबक तो सिखाया है, उनके दांत तो खट्टे किए हैं। लेकिन ये मसला अभी जो एग्रीमेंट हुआ है मिलिट्री कमांडर्स का कि हम पीछे को जाएंगे, हम तो अपने एरिया में हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि तनाव का
ये जो स्थिति बनी हुई है, तनातनी है, इसको कम किया जाए। और इसलिए मान लिया कि दोनों पक्ष जो है, चीन को तो आदेश, चीन ने को तो हमने ये सुझाव दिया है कि आप जहां पर अप्रैल में थे आप वहीं तक वापस चले जाइए, जो आपने इंट्रूजन किया था वो वापस वहीं पे चले जाइए। तो अभी हमारा भी यही है कि हम चाहते हैं कि वार्तालाप से ये ठीक हो जाए, नहीं तो चीन को वापस तो जाना ही पड़ेगा जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, अप्रैल की जो स्थिति है स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो सर क्या मैं ये समझूं इसका मतलब कि जब आप कह रहे हैं कि जो चीन ने अपनी एलएसी बनाई है उससे आगे आके इंक्लूजन उन्होंने किया, तो जब वो अपनी एलएसी से इंक्लूजन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भारतीय सीमा में घुसे ना चीनी फौज। ऐसा है कि उनकी जो एलएसी है वो परसेप्शन वो भी हमारे देश में है, क्योंकि हमारी तो एलएसी ऊपर से जा रही है। तो आप बताइए, हमारा परसेप्शन है तो पहले से ही वहां बैठे हुए थे। मुझे थोड़ा सा समझाइए, मैं समझता नहीं। देखिए आप जैसा त्रिवेदी जी, कोई नई बात वो अगर करेंगे तो उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है, बाकी का तो हम वार्तालाप चलता रहेगा। क्योंकि जहां पर परसेप्शन उस लाइन की, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये जमीन पर मार्क्ड ही नहीं है, तो उससे हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा और वो उनका है। जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, मतलब क्या समझा जाए कि वो भारतीय सीमा में घुसे या नहीं घुसे, चाहे वो एलएसी हो या जो भी आप कह रहे हैं, वहां तक चीनी सेना घुसी या नहीं घुसी? उन्होंने कोशिश की, गलवान एरिया में कोशिश की, उनको वापस धकेल दिया हमने जी। क्योंकि जो 15-16 का जो हादसा हुआ था उसके बाद हमने उनको धकेल दिया है। एग्रीमेंट हो गई है कि फेजेस में वापस जाएंगे वो जी। तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहने का ये भी मतलब मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारे हिसाब से है, उसकी परसेप्शन में और चीन के परसेप्शन में कुछ जगह में फर्क है। सर आप वहां पर रहे हैं, 2005 का आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय आप जनरल थे, आर्मी चीफ थे। आज जो स्थिति है, जो आपको लग रहा है कि हम ये मामला मिलिट्री लेवल पर या जो कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है उससे सुलझ जाएगा या डिप्लोमेटिक लेवल पर हमको जाना पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मिलिट्री लेवल पे इसका हल नहीं मिलता तो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक तरीके से भी इसके ऊपर वार्तालाप होगा, और आखिर में शायद इसको राजनीतिक पॉलिटिकल लेवल पे भी ले जा सकते हैं ताकि यहाँ पर शांति हो। ये हमारे को शोभा नहीं देता। दो बड़े देश हैं एशिया के जिनकी पॉपुलेशन अगर संख्या आप लीजिए, दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन हम दोनों देशों का है। हमको शोभा नहीं देता कि हम इस तरह से एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करें या गैर सोल्जरली तरीके से काम करें। तो हमने कहा अब एग्रीमेंट जो है उसको हमने अमल में लाना, उसको रिस्पेक्ट करना है, और आप भी करिए हम भी करेंगे। तो हमारे बीच में पेट्रोलिंग जरूर होएगी, पेट्रोलिंग को नहीं रोक सकते कि अपना जो इलाका है उधर तैनात करके एक एक गज पे फौजी थोड़ी बैठा सकते हैं। जहां जहां भी हमारा हक बनता है, अगर वो उनके एरिया में चले जाते हैं हम, तो उसका ये मतलब चीन समझेगा कि हमने उनके एरिया को वायलेट किया है। पर वो परसेप्शन है, हमारी तो बाउंड्री वहां से जा रही है। अब चीन इसी तरह से अपनी परसेप्शन के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, अपनी सीमा से आगे, उसको हमने रोका। और क्यों आगे आना चाहता था उसको वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि कुछ ऐसे वांटेज पॉइंट हैं, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, ऐसी चोटियां जहां से वो हमारे एरिया को देख सकते हैं, उसके ऊपर अपना डोमिनेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, इंटरफियरेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये है मोटी बात। अभी सर कहा गया कि कुछ हेलीपैड बनाने की कोशिश चीन ने की है अपने बॉर्डर के, उनके अपने इलाके में, और कुछ ताकत बढ़ा रहे हैं। और एक जो विवाद की वजह है कि हिंदुस्तान ने जो अपने लद्दाख के बॉर्डर पर जितना डेवलपमेंट किया है, सड़कें बनाई हैं, उससे भी एक बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, नाराजगी हुई। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे इलाके में जो हमने सीमा बनाई है उसके अंदर अगर हम सड़क बना रहे हैं
उससे उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी अपने तरफ सड़कें बनाई हैं, हेलीपैड बनाए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो किया है उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज भी बनाए हैं, लॉजिस्टिक एरियाज भी बनाए हैं। अब कहने का ये मतलब है कि हमारी जो सड़कें बन रही हैं बॉर्डर के, यहाँ पे मत लीजिए इसको। यूपी तिब्बत बॉर्डर जो होता था पुराना, उत्तराखंड वाला बॉर्डर है, या आप हिमाचल ले लीजिए, या आप अरुणाचल ले लीजिए, वहां पे बॉर्डर के इलाकों में जो सड़क बना रहे हैं हम, हर जगह पे हम बना रहे हैं, वो वहां की जो पॉपुलेशन है उनको हेल्प करने के लिए है। ये डिफेंस का तो बाई प्रोडक्ट हो जाता है। डिफेंस को तो उससे फायदा होगा, उसकी रक्षा, हम सीमा की रक्षा और बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन उसी के लिए नहीं बना रहे सड़क। वहां की जो आबादी है उनकी खुशहाली कैसे होगी? अगर सड़क नहीं है तो स्कूल नहीं होगा, स्कूल नहीं तो हॉस्पिटल नहीं होगा। तो इसलिए चीन को समझ लेना चाहिए कि इंडिया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है अपने सरहदी इलाकों में, उसका मकसद क्या है, और उससे डिफेंस को भी फायदा होता है, तो उनकी तरफ भी वो कर रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूं ये इनकी चाल थी। चीन ने धोखा पहले भी दिया, अभी भी धोखा देने के लिए तैयार थे। हमने उनको अपनी फौज सतर्क होते हुए एकदम हमने उनको चेकमेट किया। चेकमेट करने के साथ ही उनको रोका गया, और जब हाथापाई हो गई तब भी हमने उनको खूब ठोका। और अब वो समझ गए हैं कि हिंदुस्तान जो है ये न्यू इंडिया है, ये वो इंडिया नहीं है जिसको पिलपिला देश बोलते थे। इसका जो फौलादी मुक्का है वो कारगर है। जी सर, ये जो आपने बात कही, तो आपने थीसिस जब की है तो दो सवाल हैं इससे जुड़े हुए कि क्या हिंदुस्तान को चीन पे भरोसा किया करना चाहिए, चीन एक भरोसेमंद देश है, और दूसरी बात जब हम ये कहते हैं, जो आपने कहा कि अब न्यू इंडिया है, तो लोग कहते भी हैं बार बार कि ये 1962 का इंडिया नहीं, ये 2020 का इंडिया है। तो कुछ लोग उसके जवाब में कहते हैं कि 2020 का इंडिया तो है, लेकिन चीन भी 1962 का नहीं है, 2020 का चीन है। नहीं, आपने कहा 2020 का है, और आगे क्या कहा? कह रहा हूँ इंडिया 2020 का है तो चाइना भी 2020 का है। और दूसरी बात, चीन पर क्या भरोसा किया जा सकता है, वो भरोसेमंद देश है, आपने इतनी थीसिस उस पर की है। बहुत सही बात आपने कही। चीन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने पहले भी हमको इसी तरह से लारे लगाकर बोला हम डायलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ के साथ अपनी युद्ध की तैयारी भी करते रहे, और अचानक उन्होंने युद्ध हमारे ऊपर युद्ध शुरू कर दिया हमारे खिलाफ। तो मैं कहने का मकसद मेरा ये है कि हमें उनको हरगिज भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर ना उनके कहने में और उनके कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब देशवासी इकट्ठ हो जाएं, और उसके साथ साथ हम सतर्क और मजबूत भी हो जाएं, ताकि चीन अगर ऐसा कोई मिस एडवेंचर करता है, ऐसी कोई नापाक कार्रवाई करता है, तो उनको बहुत महंगा पड़ना चाहिए। ये है, द कॉस्ट शुड बी वेरी हाई फॉर चाइना। यस सर, सियाचिन को लेकर क्या मसला चल रहा है? सियाचिन पर आपने बहुत काम किया है, और आप जब जनरल रहे तब भी इस पर काफी काम हुआ, क्या है मसला? सियाचिन ऐसी एक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट अहमियत रखने वाली जगह है हमारे देश की, और ये भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आती थी, तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। सियाचिन में हमारे कुछ लोगों की ऐसी सोच थी कि अगर हम वहां से हट जाएं और उसको जोन ऑफ पीस बनाया जाए, तो ना पाकिस्तान वहां रहेगा ना हम रहेंगे। तो इसलिए वहां पे जो हम लोग का खर्चा हो रहा है या हमारी कैजुअलिटीज हो रही हैं वो खत्म हो जाएं, और एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए। लेकिन हमारे को ये साफ होना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक भी नहीं है, तो हम कैसे मान के चलें कि हम सियाचिन से निकले? और सियाचिन की जो ग्लेशियर है, सबसे दुनिया का लंबा ग्लेशियर है, उसके पश्चिम में एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसको साल्तोरो रेंज बोला जाता है। वो 20,000 22,000 की हाइट पे उसकी चोटियां हैं, उसमें 2-3 दर्रे भी हैं, पास हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में है।
तो चीन जो है उसके पश्चिम की जो स्लोप्स हैं उस पर उन्होंने अपना मिलिट्री पोस्ट बनाए हैं। वो तो देख भी नहीं सकते सियाचिन को, और अपने देशवासियों को उन्होंने झूठ बोला कि हम सियाचिन में हैं। अब वो चाहते हैं कि वो सियाचिन से हम भी निकल जाएं और वो अपने देश को जाके अपना मुंह दिखा सकें कि देखिए हम सियाचिन से वापस आ गए, पर वो सियाचिन से करीब भी नहीं है। उनकी किसी भी पोजीशन से सियाचिन ग्लेशियर दिखाई नहीं देता उनको। तो कहने का ये मतलब है वो चाहते थे कि ये जो उनका ब्लंडर हुआ है कि हिंदुस्तान ने उनको मात दी है, उसको किस तरह से हम अपने देशवासियों के सामने पेश करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी पाकिस्तान सियाचिन की बात करता है, हमारा एक ही उनसे एक कंडीशन हमने लगाई है कि आप पहले कबूल करिए कि आपकी जमीनी हालात आज के दिन, आपकी पोजीशन नक्शे पे मार्क करिए, हम अपनी पोजीशन मार्क करेंगे, उसको सैटेलाइट से भी फोटोग्राफ लेके उसको इन राइटिंग भी ले लेंगे, और ये कबूल करने के बाद फिर हम फेजेस में वहां से डी एस्केलेशन कर सकते हैं, लेकिन डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंजूर नहीं करोगे तो हमारे को कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं है। चीन जैसे धोखा दे देता, ये भी हमको धोखा देने के लिए तैयार है, इसलिए हमको कभी एग्री नहीं करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैंने बहुत मजबूती से समझ लो, मैंने कहा कि ये हरगिज नहीं होगा। और मुझे उस समय लोगों ने कहा कि ये जनरल साहब जो हैं अड़ियल हैं और इन्होंने ये एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है, ये टॉक्स को रद्द कर दिया है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कहता हूँ देश के हित में मैंने खून का बलिदान किया अपना कश्मीर में एज अ ब्रिगेड कमांडर। मैंने देश के हित में जान तक से खेला हूँ। मुझे हमेशा यही रहेगा कि सियाचिन हमारा है, हमारा रहेगा। पाकिस्तान अगर हमारी शर्तें कबूल नहीं करता तो फिर पाकिस्तान जहाँ है वहाँ ही रहेगा। हम सियाचिन में डटे हुए हैं और हमें, हमारे ट्रूप्स को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है हाई ऑल्टीट्यूड में रहने का और सियाचिन की जो कंडीशंस हैं, और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी कैजुअलिटी रेट भी बहुत कम हो गया है, बिल्कुल जीरो हो गया ऑलमोस्ट, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये बात ठीक है सर कि मुझे कहा गया, बताया, समझाया गया कि यूपीए के वक्त, यूपीए सरकार के वक्त सरकार कुछ ढीली पड़ी थी सियाचिन को लेकर, और जनरल जे सिंह के अड़ने और एनएसए उस वक्त थे एम के नारायणन, उनके भी खड़े होने की वजह से मामला कुछ सुलझ गया, उलझ गया, जो भी आप कहें। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मैं प्रधानमंत्री को लेके गया उधर सियाचिन में और उनको बोला, वो पहले प्रधानमंत्री थे जो सियाचिन में गए। मैंने कहा देखिए आप ये देख रहे हैं पूरा एरिया, इसमें आपको यही सलाह मैं देना चाहता हूं कि अगर हम वहां से हट गए और कोई संधि होती है, पाकिस्तान अगर कबूल नहीं करता वो कहां पे है, अपनी पोजीशन ऑथेंटिकेट नहीं करता, उसके बाद अगर चोरी छुपे वो आके इन चोटियों पे आ गए, फिर हमसे वो निकाले नहीं जाएंगे, और वो जो जाने जाएंगे उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। तो मैं एज अ सेनापति आपको एडवाइस दे रहा हूं कि ये मामला जो है, जब तक हमारी कंडीशन को पाकिस्तान मीट नहीं करेगा, हम हरगिज नहीं पीछे हटने के लिए तैयार। तो ये हमारा स्टैंड रहा। उसके लिए लोग कहते हैं कि जनरल जे सिंह ने अगर ये स्टैंड ना लिया होता, हो सकता है आज के दिन सियाचिन हमारे पास ना होता। जी, चलो इसके लिए तो आपको मुबारकबाद सर। आप कारगिल के भी हीरो रहे हैं, मुझे याद है, मैं उस समय देख रहा था कारगिल को भी, कारगिल के आप हीरो रहे हैं। आज जब चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ हम एक तरह से घिरे हुए भी हैं और तनाव की स्थिति है, क्या आपको लगता है 10 साल पहले करीबन मेरे एक एयर चीफ साहब से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हम लोगों को दोनों तरफ दो युद्ध की तैयारी रखनी चाहिए। क्या आज आपको ये माहौल लगता है? देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, पूर्व की तरफ तो और नॉर्थ की तरफ चाइना के खिलाफ, और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान के साथ। और हम सक्षम हैं, हमारे पास वो सब कुछ है, फोर्सेस भी हैं, हथियार भी हैं, इक्विपमेंट भी है कि हम ये दोनों चुनौतियों का सामना कर सके। लेकिन पूरी दुनिया हमारे साथ है। अब देखिए चीन हमारे साथ अगर युद्ध करेगा, आमने सामने लड़ना पड़ेगा ना, दुनिया तो बाद में आएगी। देखिए ऐसे है
जब सब दुनिया हमारे साथ है तो हमें जो सामग्री चाहिए वो फौरन ही मिल जाएगी, अपनी शर्तों पे मिलेगी, हमारा देश और भी मजबूत हो जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी मामलों में गिरा हुआ है। कभी सुनते हैं उनके सिंधी अफसरों ने छुट्टी ले ली, वो लड़ेंगे नहीं, कभी देखते हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कभी देखते हैं पख्तूनिस्तान में क्या हो रहा है। तो मैं तो पाकिस्तान को यही सलाह देता हूँ कि जो बचा हुआ पाकिस्तान तुम्हारे पास है, कम से कम उसको तो संभालो। कश्मीर की बात छोड़ दो, कश्मीर तो रहने दो, आपसे नहीं संभाला जाएगा, हम उसको ठीक तरह से देख रहे हैं, लेकिन अपना कश्मीर। आपकी बात को वार्निंग की तरह ले पाकिस्तान। बिल्कुल, वो मैंने उनको कई बार कहा है, मैंने कहा लोग पूछेंगे आपसे आप हमारे देश को कहाँ ले जा रहे हो, जो उनके सियासतदान हैं, हमारे देश को आप डुबा रहे हो। बांग्लादेश का भी जो रुपया हमारे से ज्यादा वैल्यू रखता है, तो हम कहाँ रह गए। तो इसलिए वो पहले अपने मामले सॉर्ट आउट कर ले, तो तब हमारे से बात करेंगे, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आपने कहा कि दुनिया जो है आपके साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, तो क्या मैं ये मानूं कि आप जो अमेरिका अभी पहल कर रहा है, मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसको आप सपोर्ट करते हैं? और अभी मुझे बताया गया कि अमेरिका ने यूरोप से अपनी फौजों को एशिया में शिफ्ट करने का कुछ फैसला किया है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अमेरिका के मीडिएशन को? ये देखिए, वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर हमेशा रहना चाहिए। इस समय अगर अमेरिका अपने आप को अलग थलग कर देगा तो इक्विलिब्रियम जो है, बैलेंस ऑफ पावर का इक्विलिब्रियम जो होता है, समतोल जो होता है, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अमेरिका ने सोचा कि अब चुनौती यूरोप की तरफ नहीं है, अब चुनौती जो है ये पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, चाइना, ये तो चाइना को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। अब चाइना का भी तो आसान तरीका नहीं है। आप देखिए, चाइना का फौज सब लोग कहते हैं बहुत हमसे ज्यादा बड़ा है, उनके एयरफोर्स, उनका नेवी, ये लेकिन त्रिवेदी साहब, कहाँ है उनका मेनलैंड और कहाँ है तिब्बत, कहाँ है ये अक्साई चिन? उनके लिए तो ये 3-4 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस है, हर चीज को वहां से लाना पड़ेगा उनको। वो पूरी अपनी जो शक्ति है इस्तेमाल नहीं कर सकते इस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। यहाँ पर हम उनसे बराबर हैं या उनसे आगे हैं, और अभी भी अगर उन्होंने सिर्फ धक्का मुक्की करना है उसमें भी हम आगे हैं, उनको सिखा देंगे कबड्डी के कुछ चाल भी हम। तो हमें कोई डर नहीं है कि चीन आएगा तो हम अभी आंख दिखा सकते हैं उनको। वो ही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास हर किस्म का हथियार है, और जो नहीं है वो भी हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक जो हमारी गवर्नमेंट है आज की, उन्होंने ये रणनीति बनाई हुई है कि हम स्ट्रेटजी से इस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि चाइना समझ ले कि उनको भारी नुकसान होगा, प्रोहिबिटिव कॉस्ट, जिससे कि वो सोचते हैं कि 2039 में जब उनके 100 वर्ष हो जाते हैं चाइनीज पीपल रिपब्लिक, तब तक वो वर्ल्ड का नंबर 1 पावर बनेंगे। इससे तो 10 साल पीछे हट जाएंगे अगर युद्ध किया इंडिया के साथ। और इंडिया जो है उनको ब्लडी नोज जिसको बोलते हैं, या उनको दांत खट्टे करने वाली बात ये जरूर करेगा इंडिया, और उनको कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कई कई इलाके में जहाँ पे हमारी जमीन हमको इजाजत देती है, हमारी ग्राउंड की पोजीशन, हम भी उनके एरिया में जा सकते हैं, हमारे पास वो क्षमता है। तो इसलिए हमें वो भी डर नहीं है। सर, एक तरफ अमेरिका की बात होती है, दूसरी तरफ है सोवियत रूस की बात होती है। अभी हमारे रक्षा मंत्री उनकी विक्ट्री परेड के मौके पर सोवियत रूस में थे। क्या आपको लगता है कि सोवियत रूस पे भरोसा करना चाहिए जिस विक्ट्री परेड में चाइना और भारत दोनों की सेनाएं एक साथ वहां पर हों? ऐसी बात है त्रिवेदी, रूस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और होने भी चाहिए, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, होने चाहिए। हम एक ऐसा देश है इंडिया कि हम स्विंग स्टेट है, हम जिसके पलड़े में जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो सकता है। इसलिए इंडिया को अहमियत दी जा रही है। हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारी राजनीति होनी चाहिए कि हम इस मौके का फायदा उठाएं, दोनों तरफ से मदद लें और एक मजबूत देश बन जाएं, और फिर चीन जैसे बना था।
चीन ने रूस से दूरी की, अमेरिका ने उनके लिए पूरे दरवाजे खोल दिए। चीन ने खरीदा माल, टेक्नोलॉजी चोरी किया, जो मर्जी किया, लेकिन जो चीन अभी बना था, जो इकोनॉमिक पावर बना है, उसको अमेरिका ने बनाया है। और वो सोचते थे कि रूस से हम दूर कर रहे हैं चीन को, लेकिन वापस वही मिल गए, दोनों हाथ मिला लिया। हमें भी यही चाणक्य नीति करनी चाहिए। हमको चाणक्य नीति में और माहिर बनना पड़ेगा कि हम भी अमेरिका का फायदा उठाएं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी लें, क्योंकि वो चाहते हैं। अभी इंडिया की जरूरत उनको भी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा, इंडिया एक स्विंग स्टेट है, मतलब संतुलन बनाने के लिए जिसकी पंजरे में हम जाएंगे वो भारी हो जाएगा। तो इसलिए हिंदुस्तान की को हर जगह से लोग ठीक नजर से देख रहे हैं, और हमारे प्रिंसिपल से हम अपने देश को चला रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। अब हमारे 20 शहीद हुए, सबको बाइज्जत उनके घरों में पहुंचाया गया, उनकी शवों को। चीन ने अभी तक भी नहीं अपने लोगों को बताया। वो बोलते हैं हम ठीक समय पे बताएंगे। ठीक समय क्या है? जिसका परिवार का आदमी चला गया, उसके बच्चे पूछ रहे होंगे हमारा फादर कहाँ है, उसकी वाइफ पूछ रही होगी मेरा हस्बैंड कहाँ है, अब वो बता नहीं रहे हैं। तो ये है चीन। तो चीन में भी अंदर बहुत खलबली हो रही है। उनका जो उनकी चुनौती है जी जिनपिंग की, उसने सोचा मैं अटेंशन डाइवर्ट कर दूंगा एलएसी के ऊपर, नहीं तो कोविड की भी उंगली सब दुनिया की उनके ऊपर है। दूसरी बात है, ताइवान में भी उन्होंने, साउथ चाइना सी में भी उन्होंने पंगे लिए हुए हैं, और हांगकांग में भी उन्होंने नया लॉ जो बनाया है उसके खिलाफ लोग हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जी जिनपिंग खुद घिरा हुआ है चुनौतियों के साथ, और उसने सोचा कि ये अगर मैं कर दूं तो लोगों का ध्यान इधर हो जाएगा और मैं इन सब झमेलों से थोड़ा सा बच जाऊंगा। सर, आपने इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक प्रोड्यूसर के तौर पे चाइना का जिक्र किया, तो अभी जो एक कंट्रोवर्सी, एक मामला चल रहा है हिंदुस्तान में, वो भी है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट का। तो क्या आपको लगता है कि ये भी कोई अभी बीच में इस मामले को लाना चाहिए, या इससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि चीन इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, हम ट्रेड डेफिसिट में वैसे ही उनसे बहुत घाटा उठा रहे हैं, कुछ मतलब निकल रहा है? ये पॉलिटिकल नारेबाजी है? नहीं, मैं समझता हूँ इसमें एक चाणक्य नीति है। इसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है कि उनके लोगों के बीच में ये पैदा हो जाए, दूसरे देश भी बोलेंगे हम भी ऐसा करते हैं, चीन सबके ऊपर हावी हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसको चीन बहुत बिलीव करता है, उसी से उनको हम जवाब दें, अच्छा रहेगा। तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कई हमारी टेक्नोलॉजीज भी हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में जिसमें चीनी हिस्से पुर्जे लगते हैं, अमेरिका में भी वैसे हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ सोच तो आई, शुरुआत तो आई। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है, वो कहता है भाई हम पूरे एक ही देश पे निर्भर हो गए, हमको भी आत्मनिर्भरता करनी चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक नया प्रिंसिपल सबको बताया है कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। सर, आमतौर पर देश में जब भी कोई युद्ध की स्थिति होती है, सब लोग एकजुट होते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वॉरफेयर भी बहुत चल रही है हिंदुस्तान में, अंदरूनी राजनीति। आपको लगता है कि इसका फौज पर कोई असर पड़ता है, उसके मनोबल पर असर पड़ता है, या वो जो जवान है, जो फौजी है, वो वहां पर अपनी लड़ाई लड़ता रहता है, और वो लड़ता रहे और हम यहाँ लड़ते नहीं? ये ठीक है? त्रिवेदी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस पे असर पड़ता है, जरूर पड़ता है, और पब्लिक के ऊपर भी पड़ता है। हमारे आम जो देशवासी हैं, जो देश के हित में कुछ भी करने को तैयार हैं, यूथ है, वॉलंटियर हैं, उनके मनोबल को भी असर करता है कि ये क्या तमाशा कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेरी रिसर्च है, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, और दूसरी तो चीन के ऊपर है, मैकमोहन लाइन वाली, और एक पहली है जो मेरे सोल्जर्स जनरल, जिसको हिंदी में सेनापति की आत्म कहानी। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि चीन ने ये पॉलिसी बना रखी है, 100 साल से पुरानी होगी ये पॉलिसी, कि जो डेमोक्रेटिक देश है ना, उनमें बहुत कमजोरियां हैं। कमजोरियां क्या हैं? कि सब कुछ खुलेआम में मिलता है, उनके पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होती है, उनके मीडिया में बड़ा फ्री प्रेस होता है, उनके कोई रुकावट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना सकते हो जिससे कि हम अपने देश को मजबूत करें, इंडिया को कमजोर करें। अब ये जो उन्होंने एक आर्ट बनाया है
इस पे उन्होंने माहिरता हासिल कर ली है कि डेमोक्रेसी की जो कमजोरी है उसको एक्सप्लॉइट कैसे करें। अब वो बहुत खुश है, हंस रहे हैं। वो किसी को ज्यादा एनकरेज करते हैं, किस तरह से एनकरेज करते हैं, अभी उसमें भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी को पैसा दिया गया, किसी को अच्छा देखभाल कर दिया, किसी का ये किया। कई जर्नलिस्ट हैं, कई ऑथर हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के ओपोनेंट्स हैं, डिसिडेंट्स हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कहने का ये मतलब है ये चीन ने एक आर्ट बना लिया है कि डेमोक्रेसी को कैसे हराना। अब जो हम अगर कुश्ती करते हैं, हमें पता है कि हमारा जो दुश्मन है वो दो चाल कैसे लेगा, हमको 2 कदम पहले ही पता लग जाए तो हम उसको हराने में आसानी से हम हरा सकते हैं। तो ये जरूरी बात है कि मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं कि ये आप याद रखिए कि चीन ने डेमोक्रेसी की जो कमजोरियां है, जिसमें कि फ्री प्रेस, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट, उनको सब चीज का पता होता है क्योंकि पार्लियामेंट में हर चीज डिस्कस होती है। उनके देश में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। अब आप बताइए गलवान में जो उन्होंने कार्रवाई की, एक्सरसाइज के ट्रूप्स को एकदम डाइवर्ट करके यहाँ लाए, ये फैसला जी जिनपिंग ने लिया, उनके रीजन के मिलिट्री कमांडर ने लिया, या उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने लिया, किसने लिया हमें नहीं पता चलेगा। तो उनके राज राज रहते हैं और हमारी खुली किताब है, तो ये उसको फायदा होता है। और उन्होंने इसमें माहिरता हासिल कर ली है। हमें होशियार रहना है और इसलिए हमारे देशवासियों और हमारे फौज वाले को भी बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है हमारे राजनीति चलाने वालों को भी पता लगना चाहिए, चाहे ऑपोजिशन में है चाहे गवर्नमेंट में है, चीन उसका फायदा उठा रहा है और उठाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने 5 बार जिनपिंग चाइनीज जो प्रीमियर हैं उनके साथ मुलाकात की है, जिनपिंग के साथ मुलाकात की है, 5 दौरे वहां पर किए हैं। चीन में 5 बार वो गए हैं और 18 बार कुल मुलाकातें हुई हैं। तो क्या हमारी जो विदेश नीति थी या प्रधानमंत्री जी की जो इतनी मुलाकातें थी या सद्व्यवहार था वो कुछ काम नहीं आया? त्रिवेदी जी देखिए, युद्ध आंसर नहीं है, युद्ध से दुनिया का कोई मसला हल नहीं हुआ। तो इसलिए वार्तालाप करके, बातचीत करके ऐसा इक्वेशन बनाया जाए जिसमें दूसरे पक्ष को समझाया जाए कि इसमें दोनों का नुकसान होगा। तो इसलिए हम युद्ध की तरफ ना जाए तो अच्छा है। और ये मीटिंग जो है इसमें कुछ हासिल भी होता है, कुछ हासिल नहीं होता। तो मीटिंग तो होनी चाहिए और जो एग्रीमेंट भी हुई है, अब कम से कम हम कह तो सकते हैं कि 93, 96, 2005, 2013 की एग्रीमेंट हुई, आपने भी साइन किया, हमने भी साइन किया, उसको इज्जत तो दीजिए। तो हम कह तो सकते हैं। अगर ये मीटिंग ना हो तो फिर आप क्या कहोगे? तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए ये अच्छा है, ये मीटिंग में कई चीज़ें डिस्कस होती हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इस समय दोनों देशों में लीडरशिप मैच्योर है, प्रेगमेटिक है, स्टेट्समैनशिप है उनमें, और मजबूत है पॉलिटिकली। तो अभी चीन के अंदर गड़बड़ हो रही है, वो शायद 1-2 सालों में निकलेगी, उभरेगी, पता नहीं उसका क्या है। लेकिन अभी इस समय दोनों लीडरशिप मजबूत हैं, फैसला ले सकते हैं, राजनीतिक फैसला ले सकते हैं कि भाई ये सरहद जो है हम दोनों मिलके इसका हल निकालें और अपने नीचे वालों को बोलें अभी अमल करो। तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो पहली एग्रीमेंट में लिखा गया था 1993 की, उसको अमल करेंगे तो सही हो जाएगा और दोनों देश प्रगति करेंगे। हमारे देखो दोनों देशों में बहुत गरीब लोग हैं, चीन हमारे से फर्क नहीं है, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो फिर हमें युद्ध करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये वार्तालाप अच्छे हैं, लेकिन युद्ध के लिए तैयार तो रहना चाहिए। यस, अपना गार्ड नीचे करना। मैंने सबसे पहले कहा था कि अपनी क्षमता जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए हमेशा सबसे ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारा फौलादी मुक्का वो दुश्मन को दिखना चाहिए कि भाई महंगा पड़ेगा सौदा। सर, आपने आईएमए के एक स्पीच में कहा था कि वी फाइट टू विन विद ए नॉकआउट बिकॉज देयर आर नो रनर्स अप इन वॉर। क्या मायने इसका? बिल्कुल साफ क्लियर है
कि देखिए अगर तो चुनौती आती है हमारे सामने और वो चुनौती का अगर हमने सामना करना है तो दृढ़ निश्चय करके हम मैदान जंग में उतरेंगे कि हम विजय प्राप्त करेंगे और विजय हमारे देश की होगी। और इसीलिए अगर जो सिल्वर मेडल लेके आता है युद्ध से उसको कोई प्रशंसा नहीं मिलती, उसको कोई इज्जत नहीं मिलती। तो हमने हर बार, इसलिए हमारे लिए चुनौती ज्यादा है सिविलियन से, क्योंकि हमने तो जीत के आना है हर बार। अभी भी आप देख लीजिए गलवान में जो हुआ है, वो रो रहे हैं, वो छुपा रहे हैं अपनी जो कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। हम शान के साथ कह सकते हैं हमारे जवानों ने उनका डट कर मुकाबला किया और चीन को सबक सिखाया। जी, आखिरी सवाल सर, आपने राजनीतिक फैसले की बात की, तो क्या मैं इसको ये समझूं कि अब जो है कमांडर लेवल की, मिलिट्री कोर कमांडर लेवल की मीटिंग या डिप्लोमेटिक लेवल पर विदेश मंत्री और विदेश सचिवों के स्तर की बातचीत की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और शी जिनपिंग को बातचीत करके ही ये मसला हल हो सकता है? इस लेवल पर हम पहुंच गए। मैं समझता हूं कि ये बातचीत जो नीचे लेवल की है, फौज की है, डिप्लोमेट्स की है, ये एक स्टेज बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अंत में इसका फैसला पॉलिटिकली होगा या होना चाहिए, क्योंकि वो ही ये फैसला ले सकते हैं। इसमें लोगों को भी साथ लेके जाना है। अब चीन वाले बोलेंगे आपने हमारा एरिया क्यों दे दिया, शी जिनपिंग को सवाल उठाएंगे, और हमारे देश में तो हमारे ऑलरेडी उठा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि उनको धकेल दिया, वापस कर दिया है, तो इसलिए ये फैसला फिर भी पॉलिटिकल लेवल पे होगा। और एक डेमोक्रेसी में तो और भी अच्छा है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके उनकी राय लेके कि हमने आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि 1962 के बाद आगे तो बढ़े नहीं है हम। तो हमारा खर्चा जो होता है डिफेंस के लिए, 4000 किलोमीटर छोटी डिस्टेंस नहीं है, उसको उतनी सीमा को गार्ड करने के लिए, फौज रखने के लिए, असला रखने के लिए, तो वो जो खर्चा है उसमें से बहुत कुछ बच जाएगा अगर शांति हो और हम अपने लोगों का रहने का स्तर, लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सब लोग सत्यहिंदी.com देखते रहिए और खुश रहिए, खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल जय जय सिंह। धन्यवाद त्रिवेदी जी, थैंक यू। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।